हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और पिछले 6-7 कारोबारी सत्रों में जो तेजी देखने को मिल रही थी उसको ब्रेक लगता हुआ आज दिखाई दिया, और ब्रेक भी काफ़ी तगड़ा ब्रेक। जी हाँ, 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। शुरुआत जो निफ्टी की हुई थी 17,863 और यही दिन का उच्चतम स्तर था, और उसके बाद से जिस तरीके से आईटी शेयरों की खास तौर से पिटाई हुई उसने पूरे के पूरे न सिर्फ आईटी इंडेक्स को बल्कि पूरे बाजार को नीचे ला खड़ा किया, और 17,574 ये दिन का निचला स्तर बना है। हालांकि अभी अगर हम देखें तो निचले स्तरों से जो है करीब 100 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी है। 17,681 का स्तर इस समय निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 26 शेयर ऐसे हैं 50 में निफ्टी के अंदर जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। 24 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। जिन सेक्टर्स की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा पिटाई जो है वो आईटी की हुई है। 5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जिन शेयरों में हम देख रहे हैं उसमें फार्मा शामिल है, 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है हेल्थ केयर सेक्टर में भी और फार्मा सेक्टर में भी। तो यहाँ पर ये जो सेक्टर्स हैं ये फिलहाल बाजार को नीचे खींचने का कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे थोड़ी सी मजबूती है उसमें हम देख रहे हैं बैंक है, ऑटो में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा दबाव देखने को मिल रहा है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में भी, यहाँ पर भी 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट में अब क्या करना चाहिए, खासतौर से अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनी में फंसे हुए हैं और अब लग रहा है कि आगे क्या करना चाहिए, क्या अब नुकसान बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर आईटी की कई सारी दिग्गज कंपनियां, इसमें इन्फोसिस, विप्रो जैसे शामिल हैं, वो अब 52 हफ्तों के निचले स्तर पर आ चुकी हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी क्या खरीदना चाहिए, गिरावट क्या खरीदारी का मौका हो सकती है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर अगले एक घंटे में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आपका भी कोई प्रश्न है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, आप भी दुविधा में हैं कि इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। करना सिर्फ इतना है कि एक व्हाट्सएप का मैसेज करना है आपको कि कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय के लिए ले रखे हैं, क्या नज़रिया आपका है। इन तमाम डिटेल्स के साथ आप अपने प्रश्न को हमें भेजिए और उतने ही विस्तृत पूर्वक हम अपने जो एक्सपर्ट होंगे उनसे आपको उत्तर दिलवाने का प्रयास करेंगे। और अब हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं, बाजार को खासतौर से फंडामेंटली भी देखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी रूप का भी वो नज़रिया देते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना महत्वपूर्ण समय आज हमें देने के लिए। पहला प्रश्न बाजार की दिशा को लेकर के ही होगा। पिछले 6-7 कारोबारी सत्रों में जिस तरह की रैली देखने को मिल रही थी तो ये उम्मीद लग रही थी कि शायद इस बार जो रुकावट है 1800, 18,000 पे, 18,100, 18,200 के आसपास शायद इसको पार करेगा, लेकिन आज काफ़ी तेज़ी के साथ करेक्शन देखने को मिला है। लोअर लेवल से निश्चित रूप से बाजार सुधरा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं करीब 150 अंकों की गिरावट निफ्टी में है। यहाँ पे क्या आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, या आपको लगता है कि वापस उन्हीं स्तरों के ऊपर हम जाते हुए दिखाई देंगे 17,000 के आसपास? नमस्कार विपुल जी। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, देखिए टॉप्स और बॉटम जब भी बनते हैं जब कोई इवेंट आता है मार्केट में, तो 16,800 16,900 के आसपास सभी की सभी यही कह रहे थे कि 16,000 16,200 जाएगा। पर जहाँ पे भी वहां पे भी हमने यही राय दी थी, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का एरिया है, वहां पे काफी बार हमने बाइक की रिकमेंडेशन भी दी थी। सिमिलरली अब जब 18,000 के आसपास है, वहां पे भी एक इवेंट आया जो कि है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स काफी चीजें हैं वो इम्पैक्ट करेगी मार्केट के ऊपर। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स तो काफी खराब आए थे। 13 से 15% का गाइडेंस था, उसका गाइडेंस उन्होंने ऑलमोस्ट 6 से 7% के आसपास ला दिया, तो इसी वजह से स्टॉक में भी 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, पर वो स्टॉक में ऑलरेडी उसका उछाल देखने को मिला, इसीलिए आज एक नीजक रिएक्शन आपको एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिल रहा है। पर जैसा कि आपने कहा, वापस 17,000 16,800 के लेवल मुझे तो नहीं लगते वापस आपको देखने को मिलेंगे इजीली। नीचे में 17,400 17,500 के आसपास मुझे लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम प्लेस है। अगर मार्केट नीचे भी आता है 17,600 17,500 के आसपास भी आता है, मुझे लग रहा है वहां से वापस आपको इंट्राडे या फिर एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल वापस देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कंसोलिडेशन में रहे मार्केट और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिलेगा आज। जैसे कि आपने इन्फोसिस में देखा और बाकी आईटी स्टॉक्स में देखा, हो सकता है कल आपको फार्मा या किसी अदर सेक्टर में वो देखने को मिले। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहेगा, पर मुझे नहीं लग रहा कोई मेजर करेक्शन मार्केट में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो अगर खरीदारी करने का जो लोग मन बना रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, या अभी वेट एंड वॉच की ही भूमिका रखनी चाहिए?
देखिए डेफिनेटली अगर अगर आपका निवेश लंबा है तो मुझे लग रहा है आपको खरीदारी से डेफिनेटली करनी चाहिए, जो कि स्टॉक्स आपको नीचे मिल रहे हैं। इवन आईटी स्टॉक पे भी एज ए डिस्क्लेमर मैं आज बता दूं, आज भी हमने एक्यूमुलेशन की राय दी थी आईटी स्टॉक्स पे, क्योंकि स्टॉक्स ऑलमोस्ट ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट्स खराब आए हैं, पर कुछ ज्यादा खराब आने की वजह से स्टॉक में ज्यादा बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है। पर अगर आपको आईटी स्टॉक्स में निवेश करना है, मुझे लग रहा है धीरे धीरे आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, मेजर ऑफ द थिंग्स नेगेटिव है, प्राइस में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है एसआईपी बेस्ड आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। हो सकता है 4 से 5% की गिरावट और आपको देखने को मिले, पर ओवरऑल आईटी स्टॉक्स मुझे लग रहा है इस महीने अगले महीने से संभलते हुए नजर आएंगे, और धीरे धीरे आपको इन लेवल से एक्यूमुलेट करना ही चाहिए, स्पेसिफिकली टीसीएस और इंफोसिस। चलिए जरा अभी आईटी पे सर थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करते हैं और क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आईटी का दिन है आज और काफ़ी लोग जो है आईटी के ऊपर ही सवाल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए, पहले उनके प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बस जी फाइन, गुड। कहाँ से बोल रहे हैं? जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मुंबई से बोल रहे हैं। चलिए मुंबई। बहुत अच्छी बात है सर। मुंबई। क्या करते हैं सर आप और क्या प्रश्न है आपका? हम सब रिटायर्ड हैं। अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं शेयर मार्केट में। अभी प्रेजेंट क्वेरी है रिगार्डिंग एलआईसी। एलआईसी? हमने एलआईसी अच्छा हमने आईपीओ में लिया था, ये उस जी। वक्त शायद प्राइस 900 के आसपास थी, तो अभी तो काफी कंटिन्यूस टू बी एन वेरी लो। तो क्या करना चाहिए अभी? अभी क्या सोचा हुआ है आपने, क्योंकि अब तो काफ़ी लंबा अरसा बीत गया और जिन लोगों ने भी आईपीओ में पैसे लगाए थे कहीं कोई उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही है। आप ऑलमोस्ट 70-80% मतलब 50% के आसपास जो है करेक्शन आ चुका है वहाँ से। अगर 900 का भाव था और अभी हम देख रहे हैं 545 के आसपास चल रहा है। एक बार पूछते हैं अरुण जी से क्या करना चाहिए, क्योंकि एलआईसी को लेकर के बहुत सारे दर्शक, खासतौर से उस समय जो माहौल था उस माहौल को देखते हुए आईपीओ में काफ़ी लोगों ने पैसे लगाए थे और अभी भी कोई रिकवरी के साइन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए सर? अरुण जी क्या सलाह रहेगी उन तमाम निवेशकों के लिए जो आईपीओ में लेकर के शेयर फंसे हुए हैं? और चूंकि नाम इतना बड़ा था तो लोगों को लगा कि अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अगर नुकसान भी हो रहा है तो अभी निकलें क्यों, लेकिन अब धीरे धीरे करके समय बीतता जा रहा है तो लोगों की चिंताएं और घबराहट वो बढ़ रही है। तो एक बार लॉस बुक करना चाहिए या आपको लगता है कि अब 500 के आसपास आ गया है तो एक बार एवरेजिंग करनी चाहिए? आपका क्या सजेशन रहेगा? विपुल जी, दो चीजें मैं इसमें डेफिनेटली कहना चाहूंगा। एक तो तकनीकी तौर पर तो कोई बड़ा डेटा मेरे पास नहीं है, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। टेक्निकली तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा, क्योंकि 900 से कंटिन्यूस गिरावट आ रही है, 500-550 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ऑलमोस्ट ये अपने इशू प्राइस से 30 से 40% नीचे आ चुका है। सेकेंडली, क्योंकि रिजल्ट सीजन चालू है और ये ऐसा क्वार्टर रहेगा जहाँ पे आपको लास्ट क्वार्टर के जो भी चीजें चेंजेस हुए इंश्योरेंस सेक्टर में, वो आपको कमेंट्री इंश्योरेंस सेक्टर से आती हुई नजर आएगी। तो करंट लेवल से एग्जिट की राइट डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मेजर ऑफ द नेगेटिव स्टॉक्स में है और ऑलरेडी 30 से 40% गिर चुका है। तो मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान दें। अगर वो रिजल्ट्स खराब आते हैं, अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अच्छी नहीं रहती है, मुझे लग रहा है वहां पे उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं और मैनेजमेंट थोड़ा भी अगर ऑप्टिमिस्टिक लगता है, तो मुझे लग रहा है वापस यहाँ से एक बाउंस आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली 900 के लेवल्स आना मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, पर 700-750 के लेवल्स इनको वापस बाउंस आते हुए नजर आएंगे। तो एक काम ये कर सकते हैं, करंट लेवल पे एग्जिट ना करें, होल्ड करें, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे ध्यान दें और मैनेजमेंट की कमेंट्री पे जरूर ध्यान दें। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और मैनेजमेंट थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नजर आता है, तो मुझे लग रहा है 700-750 के लेवल्स वापस इनको देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल से एग्जिट की राय नहीं है, थोड़ा उछाल का वेट करें, 750 भी आता है तो वहां पे एक बार का निकलने की सोच। सर थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा धैर्य और दिखाइए। अभी आप मत निकलिए, नुकसान ज़्यादा होगा। यहाँ पर कोई बाउंस बैक आता है तो वहाँ पर आप निकल सकते हैं, ये आपके लिए फ़िलहाल राय निकल के आती हुई। चलिए, तो हम बात कर रहे थे आईटी सेक्टर को लेकर के। चलिए पहले कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि आखिर में हुआ क्या है आईटी सेक्टर में और क्यों इतनी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि आज जो तमाम दिग्गज शेयर हैं वो गिरावट देखने को मिली। अब टीसीएस के नतीजे आए, बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उसके बाद से इन्फोसिस के कमज़ोर नतीजों से की वजह से हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ी है। खासतौर से जो गाइडेंस FY24 को लेकर के दी गई है उसको घटाया गया है, वहाँ पर जो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है, उसकी वजह से यहाँ पे ये गिरावट देखने को मिली है। इंट्राडे में हमने देखा इन्फोसिस एक समय 15% तक लुढ़क चुका था और वहाँ पे जो है, और ये अब तक 3-4 सालों की सबसे बड़ी गिरावट है इंट्राडे में इन्फोसिस जैसे शेयर में। इन्फोसिस, विप्रो, एम्फोसिस, इन सब ने आज 52 हफ्ते का नया निचला स्तर छुआ है।
अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। लेकिन इसके अलावा जिन शेयरों में गिरावट हम देख रहे हैं 5% से ज़्यादा की रही है, उसमें परसिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक जैसे शेयर जो है यहाँ पर 5% की गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यही कि सर अब काफ़ी गिरावट आ चुकी है 52 हफ्तों के निचले स्तर पर। जितनी जो दिग्गज कंपनियां हैं वो उसी के इर्द गिर्द जो है कामकाज कर रही हैं। सबसे पहले बात इन्फोसिस पर ही करेंगे। इन्फोसिस पर अब आपका व्यू क्या है? क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है या अभी आपको लगता है कि ये जो पैनिक सेलिंग है ये कुछ दिन और मतलब कंटिन्यू रहेगी? देखिए विपुल जी, इसमें जो करंट एक्सपायरी चल रही है उसमें थोड़ा F&O में जो पोजीशन है वो काफी फंस चुकी है। तो मुझे लग रहा है इस मंथ में थोड़ा पेन डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक F&O में और F&O की पोजीशन यूजुअली स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट करती है। तो करंट मंथ में तो कोई आउट परफॉर्मेंस बड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर जहां तक एक्यूमुलेशन की बात है, मुझे लग रहा है 1150 से 1200 ये जो लेवल है, मुझे लग रहा है अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। उसी के आसपास मेजर सपोर्ट्स भी मुझे नजर आते हैं। तो 1240-45 के आसपास करंटली ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 1150 से 1200 ये लेवल आते हैं तो अच्छे लेवल्स होंगे एक्यूमुलेशन के लिए, तो वहां पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये डिस्क्लेमर और दे दूं, हमने भी आज सेम चीज क्लाइंट को भी रिकमेंड की है कि 1150 से 1200 के बीच में आता है तो आपको एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। F&O या ट्रेडिंग के लिए बाई ना करें, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए बाई ना करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1200 के नीचे स्टॉक कभी भी मिलता है तो आप धीरे धीरे निवेश करते चलें। मुझे लग रहा है जैसे ही इस मंथ की एक्सपायरी हो जाएगी, स्टॉक में जो पोजीशन है वो हल्की हो जाएंगे, धीरे धीरे वापस ऊपर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो वेट करें, 1150 से 1200 के बीच में मिलता है तो वहां पे स्टॉक को धीरे धीरे बाई करें। मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक वापस स्टेबलाइज होकर ऊपर का टर्न जरूर लेगा। ये मंथ में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। इस सीरीज के बाद मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स भी अच्छा कर सकते हैं। इस सीरीज़ के बाद आईटी शेयर अच्छा करेंगे। आपके पसंदीदा आईटी शेयर कौन से हैं इस समय? इन्फोसिस का जिक्र हमने कर लिया और भी तमाम शेयर हैं, जैसे विप्रो हम देख रहे हैं 52 वीक लो पर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं आज पिटाई एचसीएल टेक की भी अच्छी खासी हुई है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम। अभी जो लार्ज कैप है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनके साथ जाना बेहतर रहेगा या आपको जो दूसरी लाइन की कतार में जो शेयर खड़े हैं एचसीएल टेक जैसी कंपनियां, वहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी, बेटर है फ्रंट लाइन में ही रहे, क्योंकि सेक्टर में थोड़ी अभी दिक्कतें चल रही है। तो अगर आपको आपका पैसा निवेश करना है तो पहले फ्रंट लाइन में ही निवेश करें, क्योंकि अगर रिवाइवल आईटी सेक्टर में आएगा तो फ्रंट लाइन में ही पहला आपको रिवाइवल देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक का थोड़ा मैनेजमेंट की कमेंट्री लास्ट क्वार्टर की भी थोड़ी वीक थी, तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मुझे लगा टीसीएस और इंफोसिस दोनों ही मेरे फेवरेट शेयर है। नो डाउट दोनों में गिरावट ज्यादा आई है, पर करंट लेवल से मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स अच्छे लेवल के आसपास है। हो सकता है 3 से 4% की गिरावट और आपको देखने को मिले, पर पसंदीदा पिक जो रहेगी वो टीसीएस और इंफोसिस ही रहेगी। तो अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है दोनों स्टॉक्स को ही अपने रेडार पे रखें। गिरावट आती है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। जी, गिरावट आने पर धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, ये स्ट्रेटजी उन सभी के लिए है जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं और अब इस सेलिंग को देख करके डरे हुए हैं कि अब क्या करें, नुकसान हो रहा है, तो क्या यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह भी रहेगी आपकी? देखिए बिल्कुल जी, डेफिनेटली एवरेजिंग की सलाह रहेगी गिरावट पे, पर F&O की पोजीशंस के लिए मेरी सलाह ये नहीं रहेगी। तो F&O का जो ट्रेड होता है कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेड होता है। आपके जो पैसे होते हैं वो मार्जिन में लगे होते हैं, और मेजरली जो पोजीशंस होती है, अगर एक्सपायरी के पास अगर आप मार्जिन नहीं दे पाते तो आपकी पोजीशंस वहां पे रोल ओवर नहीं होती और कट जाती है। तो F&O पोजीशंस के लिए मेरी ये सलाह डिफरेंट रहेगी। F&O पोजीशंस के लिए कोई भी मैं आपको ये एवरेजिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको होल्ड करना है तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप इंफोसिस को होल्ड करें, पर आपकी पोजीशंस अगर कैश में है या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखी है तो और गिरावट पे आप ऐड करके चल सकते हैं। प्योरली कैश और पोर्टफोलियो बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ। F&O पोजीशन अगर आपके पास है तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अगर आज का लो टूटेगा तो आपको अपनी F&O जो भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशन है वो निकल जानी है। पर आपकी पोजीशन अगर कैश में है या अगर आपने पोर्टफोलियो के लिए लिया है तो किसी भी गिरावट पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। मुझे लग रहा है ये अच्छी पोर्टफोलियो बिल्डिंग आपकी हो सकती है, क्योंकि सभी चीजें प्राइस में फैक्टर्ड इन है। सभी को पता है इंफोसिस के रिजल्ट्स या फिर आईटी के रिजल्ट्स थोड़े खराब आएंगे, वो थोड़े ज्यादा खराब आने की वजह से आपको नीचे रिएक्शन ज्यादा देखने को मिला है। अगर आपकी कैश की होल्डिंग है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। F&O में अगर आपने लिया है तो किसी भी उछाल पे एग्जिट करें या फिर आज के लोस के स्टॉक के साथ होल्ड करके चल सकते। तो उम्मीद करते हैं जो तमाम दर्शक इस समय आईटी शेयरों में जिनको नुकसान हो रहा है वो उनको भी जवाब मिल गया होगा। जो लोग इस गिरावट को एक खरीदारी का मौका मान रहे हैं उनको भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है हमने काफ़ी 10-15 मिनट का समय जो आईटी शेयरों पे दिया है। उम्मीद है कि आप सभी को लोग जो है पूरी तरह संतुष्ट होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक और सेक्टर पे आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ एक और सेक्टर ले लेते हैं और वो है फार्मा।
फार्मा को सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब ये फिर से कोविड को लेकर के कुछ एक चिंताएं बढ़ी हैं, केसेस आने शुरू हुए, तो थोड़ी बहुत रैली आती हुई दिखाई दी। आज तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव में है फार्मा शेयर। क्या अब जिस तरह की एक रैली हमने पहले देखी थी, दोबारा उस तरह की तेज़ी संभव है इस सेक्टर में के अंदर, या आपको लगता है कि अब ऑलरेडी जो है काफ़ी एक तरीके से शिथिल पड़ गया है ये पूरा सेक्टर? क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी आपकी फार्मा को लेकर के अभी? बिल्कुल जी, कोविड के रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा इम्पैक्ट आपको आता हुआ स्टॉक प्राइस पर नजर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी चीजें सभी को पता है कि कोविड से ज्यादा कुछ बड़ा इम्पैक्ट ऐसे कुछ पड़ता नहीं है सेंटिमेंटली। चूंकि कोविड जब नया था, जब बड़ा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और सभी चीजें स्पेकुलेशन में थी कि किस कंपनी को फायदा होगा, किस कंपनी की ड्रग जल्दी आएगी, ये सभी चीजों में स्टॉक प्राइस में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से यूएस एफडीए के ऑडिट्स चल रहे हैं और सभी ऑडिट्स अब ऑलमोस्ट खत्म के आसपास है, सभी के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर में जो एक ओवरहैंग बना था कि यूएस एफडीए की ऑडिट्स पेंडिंग थी, क्योंकि लास्ट 2 साल से कोई भी ऑडिट नहीं हो पाई थी कोविड टाइम्स की वजह से। पर अभी जो ऑडिट्स खत्म हुए हैं, जो चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से आपको फार्मा सेक्टर में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। पर 2 से 3 स्टॉक मुझे इस सेक्टर में पसंद है। एक तो है सन फार्मा, दूसरा है डॉक्टर रेड्डी। ये 2 स्टॉक्स मुझे काफी पसंद है। दोनों स्टॉक्स में निवेश की सलाह हमने दे के भी रखी है। तो अगर आपको फार्मा में निवेश करना है तो मुझे लग रहा है सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, ये 2 स्टॉक आप डेफिनेटली अपने रडार पर रखें। दोनों ही टेक्निकली भी अच्छे लग रहे हैं, इवन फंडामेंटली भी काफी मजबूत है। इसलिए अगर आपको फार्मा में रहना है तो डॉक्टर रेड्डी और सन फार्मा में रखें। अगर थोड़ा आप मिड कैप में जाए या फिर थोड़ा मिड कैप फार्मा में जाए, मुझे लग रहा है जायडस लाइफ पे भी मुझे लग रहा है यहाँ से भी काफी अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। नो डाउट अपने हाइस के आसपास है, 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है जायडस लाइफ में भी बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डी में आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा जायडस के भी शेयर जो है वो अच्छे लग रहे हैं, अगर फार्मा भी आपको एंट्री करनी है तो। इस बीच राहुल डेविड जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नियमित रूप से कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपने प्रश्न पूछते रहते हैं, हमारे शोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस बीच हरप्रीत कौर जी ने अपना प्रश्न भेजा है और वो जानना चाह रही हैं कि प्राज इंडस्ट्रीज़ और इंगरसोल रैंड में लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। हरप्रीत जी, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी प्रश्न भेजें तो अगर आपने ले रखे हैं तो वो किस प्राइस पे ले रखे हैं, निवेश करना चाह रही हैं तो भी स्पष्ट रखेंगे व्यू अपना, तो अरुण जी को भी आपको प्रश्न का उत्तर देने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन फिलहाल एक लॉन्ग टर्म व्यू हम जान लेते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। प्राज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सर कैसे देख रहे हैं आप? और ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी हमने देखा करेक्शन तो आया है, 450 रुपये से गिरते गिरते और अभी जो है ये 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 336 के आसपास, आज भी 0.25% के आसपास की गिरावट है। इंगरसोल रैंड और प्राज इंडस्ट्रीज़, इन दोनों पे आपकी राय, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रही हैं। देखिए विपुल जी, दोनों वैसे तो दोनों ही शेयर टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं, इवन फंडामेंटली भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही शेयर में। अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो इंगरसन जो दूसरा स्टॉक है वो काफी मुझे अच्छा लग रहा है टेक्निकली। यहाँ से काफी हायर हाइज हायर लोज अभी भी बन रहे हैं। जहां तक प्राज इंडस्ट्रीज की बात है, मुझे लग रहा है 300 के नीचे जब तक ये स्टॉक वापस नहीं जाता, इसमें एक बुलिश ट्रेड या बुलिश व्यू आप रख के चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक 300 के नीचे चला जाता है तो बड़ा ब्रेकडाउन आपको अगेन स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आपका निवेश है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जरूर ये 10% दूर है करंट मार्केट प्राइस से, पर उसका स्टॉप लॉस उसी के आसपास बैठता है। तो अगर आपने प्राज इंडस्ट्रीज ले रखा है तो 300 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जहां तक इंगरसोल रैंड का बात है, मुझे लग रहा है वो स्टॉक काफी बेहतरीन है, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही चल रहा है। इवन वॉल्यूम जो लास्ट 3 से 4 हफ्तों में है तो काफी हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 2900 2950 के लेवल्स आपको इंगरसन रैंड में भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने नीचे के लेवल पे बाई किया है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें। 2650 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। मुझे लग रहा है 2900 2950 ये 2 लेवल्स आपको नेक्स्ट 15 से 20 दिन में ही देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक को करें, पर स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें। 300 का स्टॉप लॉस प्राज इंडस्ट्रीज में लगाएं और इंगरसोल रैंड लिया है तो 2650 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। जी चलिए, उम्मीद करते हैं हरप्रीत जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और जब भी आप लक्ष्य को ध्यान में रखें तो स्टॉप लॉस जो बताए जा रहे हैं उसको भी हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन इस बीच अगर आप भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं हमारे साथ, तो जुड़िए। तरीका बहुत आसान है, 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और तुरंत इसी कार्यक्रम के दौरान आपके प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। बस
इतना ज़रूर कर दीजिएगा कि जब भी आप प्रश्न भेजें, कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पे ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, इन तमाम जानकारियों के साथ अगर आप प्रश्न हमें भेजेंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी कि आपके प्रश्न का सही तरीके से विश्लेषण करके आपको जो है हम उत्तर बता सकें। लेकिन इन सब के बीच में कई सारे प्रश्न लगातार हमारे पास आ रहे हैं और एक एक करके हम उनको कार्यक्रम में शामिल करें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी घोषणा आपको बता दें। बड़ी घोषणा ये है कि जिस तरीके के आप लोगों के का प्रेम मिल रहा है, जिस तरीके से आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो अब तक हम करते थे सोमवार और शुक्रवार को शेयर बाज़ार के विषय पे बातचीत करते थे। लेकिन अब यानी कल से, यानी आज से ही आप मान लीजिए, अब हम हर रोज़ शेयर बाज़ार पे बातचीत करेंगे। और हेलो मनी 9 के अब 2 शो आपके पास आएंगे। जी हाँ, हेलो मनी 9 एक होगा सिर्फ शेयर बाज़ार के ऊपर, जिसका समय बहुत सारे दर्शक कह रहे थे कि 2 बजे वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमने थोड़ा 1 घंटा इसे प्रीपोन किया है। कल से दोपहर 1 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे और शेयर बाज़ार के आपकी जितनी समस्याएं हैं आप हमें भेजते रहिए। तमाम एक्सपर्ट के साथ हर रोज़ हम 1 से 2 के बीच में आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस को लेकर के, जैसे मान लीजिए अटल पेंशन योजना को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ईपीएफ को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पेंशन को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सब के लिए एक अलग से हेलो मनी 9 होगा पर्सनल फाइनेंस को लेकर के, जिसको कि हम कल से प्रियंका जी इसकी शुरुआत करेंगी। वो होगा 3:30 बजे। तो 3:30 बजे आप वहाँ जुड़िए। अगर आपका कोई पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा मसला है, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ मसला है, फ्रॉड से जुड़ा हुआ मसला है, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ मसला है, और शेयर बाज़ार के लिए दोपहर 1 से 2 हमारे साथ जुड़िए। लेकिन इन सब के बीच में जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके प्रश्न का उत्तर दे दें। हरप्रीत जी धन्यवाद बोल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम कार्यक्रम देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए कार्यक्रम के साथ। इन सब के बीच में अगला प्रश्न जो है रंजीत भाटिया जी ने हमको भेजा है। रंजीत भाटिया जी ने कहा है कि सिंजिन में इन्होंने ले रखा है शेयर और वो चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म नज़रिया, क्या कुछ आप देख रहे हैं सिंजिन में? सर सिंजिन कैसा लग रहा है आपको? और जब भी हम फार्मा पे बातचीत कर ही रहे थे, यहाँ पे इस कंपनी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए विपुल जी, वैसे तो कंपनी काफी अच्छी है, बायोकॉन की सब्सिडियरी है, तो वैसा तो पेरेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चूंकि मिड कैप साइज की कंपनी है तो ज्यादा मेरा रुझान पॉजिटिव वैसे तो मिड कैप फार्मा पे नहीं रहता। पर स्टॉक मुझे ये भी अच्छा लगता है। ऊपर में मुझे लग रहा है 650-670 के लेवल स्टॉक पे भी आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। टेक्निकल तौर पर देखें तो ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, 620 के आसपास का ब्रेकआउट इसमें आ सकता है। तो 650-670 के लेवल के लिए आप होल्ड करके चले। नीचे में 580 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, या फिर एक कम छोटे दायरे के लिए लिया है तो 580 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। जैसे ये स्टॉक 620 के ऊपर निकलेगा, मुझे लग रहा है 650-670 के लेवल्स आपको स्टॉक में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो स्टॉक वैसे तो अच्छा है, फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 650-670 ये 2 लक्ष्य स्टॉक में आते हुए नजर आ सकते हैं। जी, इस बीच राहुल डेविड जी कह रहे हैं वेरी गुड सर, जो हम लोग नई पहल शुरू कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं अरुण जी? अब तक जो है सोमवार और शुक्रवार पे ही हम शेयर बाजार में बातचीत करते थे, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और जिस तरह के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने निर्धारित किया है कि अब हम हेलो मनी 9 के 2 शो करेंगे। पर्सनल फाइनेंस को अलग कर रहे हैं और शेयर बाजार पे हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार हम बातचीत करेंगे। तमाम दर्शकों की इस तरह की ख्वाहिशें थी, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पहल को, नई पहल को? देखिए विपुल जी, काफी बेहतरीन है अगर आप ऐसा शो लेके आते हैं जहाँ पे जो क्लाइंट्स है या फिर जो व्यूअर्स है या इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्टली आपसे जुड़ पाते हैं, डायरेक्टली 1-to-1 क्वेश्चंस कर पाते हैं, वो भी लाइव मार्केट में। वो काफी बेहतरीन किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए रहता है। और अगर आप डेली जुड़ पाते हैं तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि यूजुअली मार्केट में वोलेटिलिटी ऐसी है। अगर आज आपका जो निफ्टी 17,800 के आसपास है, हो सकता है कल 17,500 के आसपास हो। अगर बीच में कनेक्टिविटी नहीं होती है तो उसमें काफी दिक्कत इन्वेस्टर्स को भी होती है। तो काफी अच्छी पहल है आपकी। अगर एवरीडे अगर आप क्लाइंट्स के साथ या फिर इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ते हैं तो काफी बेहतर रहेगा। और काफी चीजें हैं जो उनको हेल्प करेगी। डेली वोलेटिलिटी है उनको देखने को जो भी वोलेटिलिटी है उनमें आपको पार्टिसिपेट करने को मौका मिलेगा। डेली जो क्वेरीज है वो भी उनके सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो काफी बेहतरीन चीज है जो आपने जोड़ी है। और 1 से 2 बजे भी करते हैं तो वो भी काफी अच्छा टाइम रहेगा। हो सकता है 2 बजे बाद काफी लोग जुड़ नहीं पाते, पर 1 से 2 भी काफी बेहतर टाइमिंग मुझे नजर आता है। अब ये है, लेकिन आप लोगों की व्यस्तता बढ़ेगी सर, आप लोगों को थोड़ा और परेशान किया जाएगा। आप लोगों की इंगेजमेंट अब तक जितनी रही है वो भी आने वाले समय में बढ़ेगी, तो उम्मीद करते हैं आपका भी पूरा सहयोग रहेगा इसमें। देखिए डेफिनेटली हमेशा ही ऑनर रहा है आपके साथ या मनी 9 के साथ जुड़ने का। वैसे तो
मेरा टाइम हमेशा आपके लिए ओपन रहता है, तो वैसे भी काफी बड़ा ऑनर की बात है आपके साथ जुड़ने के लिए, और हमारा टाइम हमेशा आपके लिए ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस हौसला अफजाई के लिए, और आप लोगों की वजह से ही हमारे कार्यक्रम को इतना प्रेम मिल रहा है और दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इस बीच जरा राहुल डेविड जी का प्रश्न ले लेते हैं। राहुल डेविड जी पूछ रहे हैं, इनके पास 50 शेयर इन्होंने ले रखे हैं इन्फोसिस के, 5 से 7 साल का इनका नज़रिया है और इनकी जो खरीद है वो 1478 रुपये की है। तो इन्फोसिस पे हमने हालांकि काफ़ी विस्तृत चर्चा की, लेकिन हम चाहेंगे राहुल जी हमारे नियमित दर्शक हैं, इनको अगर आप गाइड कर सकें, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। अब 1478 की इनकी खरीद है सर, तो अभी क्या थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, प्राइस कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या कुछ नज़रिया रहेगा आपका? देखिए, पहले तो इनका व्यू काफी बड़ा और काफी अच्छा व्यू है। 4 से 5 साल का व्यू अगर किसी इन्वेस्टर का है तो काफी बेहतरीन, मैं हमेशा उसको मानता हूं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप 1 से 2 साल का व्यू मिनिमम रखते हैं तो ही आप इन्वेस्टर्स के दायरे में आएंगे। तो 4 से 5 साल का व्यू है, वो काफी बड़ा व्यू है, तो डेफिनेटली इनको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि 1450 के आसपास बाई किया है मेरे ख्याल से, जो मैं देख रहा हूँ प्राइस, वो रिसेंटली इन्होंने बाई किया है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो एवरी मंथ आप एसआईपी भी कर सकते हैं स्टॉक में। अगर 1150 के लेवल भी मिलते हैं तो आपको और ऐड करके चलना चाहिए, क्योंकि आपने एक फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक बाय किया है जो कि निफ्टी का पार्ट है, इंडेक्स आईटी का हेवी वेट है, तो घबराने की तो वैसे तो कोई बात नहीं है। कभी कभी निजक रिएक्शंस आते हैं, कोई भी बड़ी कंपनी अगर थोड़ा भी रिजल्ट खराब देता है तो एक निजक रिएक्शन जरूर देखने को मिलता है। वही रिएक्शन आज आपको देखने को मिला है, तो ऐसा कोई घबराने की कोई बड़ी बात मुझे नजर नहीं आ रही। अगर 1150 भी अगर वापस स्टॉक आ जाता है तो मुझे लग रहा है वहां पे इनको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। 4 से 5 साल का व्यू है, तो मुझे लग रहा है इनको अच्छा वेल्थ क्रिएशन उस टाइम फ्रेम में हो सकता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नीचे भी स्टॉक्स मिलते हैं तो और आप ऐड करके चल सकते हैं। तो राहुल जी बिल्कुल चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए आप, 5-7 साल का नज़रिया है, अभी और सस्ता हुआ है शेयर, आप चाहें तो और नीचे अगर मान लीजिए गिरावट थोड़ी सी और बढ़ती है 1-2 दिन, तो आप थोड़ा सा लोअर लेवल पे आप चाहें तो और ख़रीदारी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो एवरेज कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी, और 5-7 साल का नज़रिया है तो अच्छे खासे रिटर्न आपको आते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए, अब इस बीच शक्ति जी ने हमें प्रश्न भेजा है, और शक्ति जी ने ये प्रश्न हमें भेजा है, ये शक्ति जी ने इंडोनेशिया से ये प्रश्न हमें भेजा है, और इन्होंने 2-3 शेयर ले रखे हैं, और इनके पास विप्रो के 600 शेयर हैं 491 के भाव पर। अदानी इंटरप्राइजेस के भी इन्होंने शेयर ले रखे हैं, और ये इन्होंने 2138 रुपये पर ख़रीदे हैं। इसके अलावा भी इन्होंने अदानी के भी एक और कंपनी में, अदानी विलमार में 1600 शेयर ले रखे हैं 721 पर। अब सर, ये इन 3 कंपनियों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। एक तो आईटी जो है, आज काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं विप्रो को लेकर के इनका प्रश्न है। इसके अलावा अदानी कंपनी की दो कंपनियों में इन्होंने निवेश किए रखा है, अदानी विलमार और अदानी इंटरप्राइजेज, एक 2100 पे, एक 700 के ऊपर खरीद है। आपकी सलाह? देखिए, पहला तो विप्रो पे डेफिनेटली मैं बात करना चाहूंगा। विप्रो में मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा आपको करंट लेवल से कोई बड़ा आपको नीचे का रुझान देखने को मिलेगा। 360-70 के आसपास चल रहा है। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स अगेन विप्रो में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है टीसीएस इंफोसिस को देखते हुए विप्रो में भी थोड़ा करेक्शन आ गया है। तो विप्रो में तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह है, और नीचे में अगर आपको ऐड करना है तो रिजल्ट्स के बाद ही ऐड करें। मुझे करंट लेवल के जो रिजल्ट्स आएंगे या जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो विप्रो में होल्ड करने की सलाह है, और अपने जो रिजल्ट्स आएगा उसको ट्रैक करें। और जहां तक अदानी एंटरप्राइज की बात है, मुझे लग रहा है इस स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा टिकट साइज का काउंटर है, काफी न्यूज में भी है, तो 1800 या 1780 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 1780 के नीचे जाएगा तो वापस इस स्टॉक में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अदानी एंटरप्राइज में 1780 का स्टॉप लॉस लगाएं। AWL में भी मैं अगेन स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा, 370 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 370 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो अगेन इस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही अडानी स्टॉक ओवरऑल अडानी ग्रुप न्यूज में है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का, तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई है उसका पैनल का जो आउटकम है वो भी आना बाकी है। इसीलिए दोनों स्टॉक को आप क्लियरली ट्रैक भी करें, न्यूज फ्लो भी ट्रैक करें, और स्टॉप लॉसेस का जरूर यूज करें। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 1780 अडानी एंटरप्राइज के लिए स्टॉप लॉस लगाएं, और 370 का स्टॉप लॉस AWL में रखें। बाकी विप्रो में मुझे लग रहा है आप होल्ड करके चल सकते हैं, और करंट लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आएगा उस पर क्लियरली एक नजर बनाए रखें। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो वहां पे आप और एवरेज भी कर सकते हैं। अरुण जी, चूंकि इन 2 कंपनियों में बातचीत हुई और अदानी ग्रुप को लेकर के काफ़ी सारी खबरें रहती हैं, सवाल भी अदानी कंपनी के समूह पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं,
ओवरऑल अपने क्लाइंट्स को या जो भी आप लोगों को सलाह देते हैं अदानी समूह पे, क्या कुछ आपकी राय इस समय बन रही है? क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया यहाँ पर जो है खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या यहाँ पे कुछ एक कंपनियाँ अदानी समूह की ऐसी हैं जो आपको अच्छी लग रही हों? कौन सी कंपनियां हैं जिसको आप कंप्लीटली अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं? ओवरऑल आपका व्यू अदानी ग्रुप की जो तमाम कंपनियां हैं उनको लेकर के। विपुल जी, अगर आपको याद होगा, हमने एक पूरा शो किया था अडानी बिल्कुल। ग्रुप के ऊपर। उसमें मैंने दो स्टॉक्स वैसे तो रिकमेंड किए थे, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, जो मुझे पूरे ग्रुप में ही पसंद है। वही दोनों स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस भी दिखा है, तो क्लियरली अभी भी वही रहा है। अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, ये दो ही स्टॉक मुझे ओवरऑल ग्रुप में पसंद आते हैं। जो नो डाउट उनमें गिरावट भी कम हुई है और अपने प्राइजेस के आसपास वापस आ चुके हैं। नो डाउट अडानी पोर्ट्स तो वापस 700 के आसपास धीरे धीरे आ रहा है, पर अंबुजा अभी भी थोड़ा बाकी है। तो अंबुजा और अडानी पोर्ट, ये दो ही स्टॉक मुझे ओवरऑल अडानी ग्रुप में पसंद है। बाकी किसी स्टॉक में मेरा कोई ऐसे तो कोई इन्वेस्टमेंट का राय नहीं है और ना ही कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह है। तो बाकी स्टॉक्स को अगर किसी ने नहीं लिया है तो अवॉइड करें। अगर बाई करना चाहते हैं किसी भी गिरावट पे, मुझे लग रहा है अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट, ये दो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिल सकता है। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि कल से हम समय परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी जुड़ते हैं हमारे साथ वैसे ही आप आगे भी जुड़िए। दोपहर 1 बजे अब समय होगा। तरीका वही होगा, सबसे आसान, कि आपको एक व्हाट्सअप करना होगा 9311211874 पर और जुड़िए हमारे साथ। और शेयर बाज़ार से जुड़ा हुआ हर रोज़ हम आपके लिए बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आगे चल कर के क्या रणनीति आपको अपनानी चाहिए, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी सवाल हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करते रहिए हमें, और सवाल थोड़ा विस्तार से लिखें। कितने शेयर रखें, किस भाव पे, किस समय तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ प्रश्न में पूछिए और हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो भी उतनी ही विस्तार पूर्वक आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, अरुण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, जैसा आपने कहा कि 2-4 ऐसे सेक्टर हैं जो कि अब आगे चल कर के लीड करेंगे, जिसमें आपने ऑटो का नाम लिया, इंफ्रा का नाम लिया। कौन से सेक्टर आपको ऐसे लग रहे हैं जिनको अभी फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए, जहां पर आपको लगता है कि नहीं, अब यहाँ पर संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं कोई? देखिए, जो सेक्टर्स मुझे लग रहा है आपको हो सकता है थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आपका होता हुआ नजर है, वहाँ पे केमिकल सेक्टर में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको अंडर परफॉर्मेंस होता हुआ नजर है। वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नीजक रिएक्शन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। कंजम्पशन में भी थोड़ा बहुत आपको हो सकता है साइडवेज या फिर थोड़ा लेस मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ नजर आए। और तीसरा स्टॉक हो सकता है, तीसरा सेक्टर हो सकता है फार्मा, वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम हो सकता है, नजर आ सकता है। कोई नेगेटिव सेक्टर मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि करेक्शन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका था और नीचे की तरफ से सभी में ब्रिज फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। सभी अच्छे वैल्यूएशंस के आसपास से थोड़े बाउंस भी कर रहे हैं, तो नेगेटिव एज सच मुझे कोई सेक्टर नजर नहीं आता फिलहाल के लिए मार्केट में। हो सकता है अंडर परफॉर्मेंस होता हुआ आपको नजर आए, हो सकता है आईटी में भी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। निवेश के लिए जरूर एक अच्छे लेवल से, पर आईटी में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, पर कोई ऐसा नेगेटिव एसेट सेक्टर मुझे नहीं लग रहा। हो सकता है स्टील सेक्टर जो है वहां पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको नजर आए। स्पेसिफिकली स्टील की बात कर रहा हूँ, हिंडाल्को और हिंद कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक्स हो सकता है आउट परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आए। तो हो सकता है कोई बड़ा नीजक रिएक्शन ऊपर की तरफ ना दे, एक अंडर परफॉर्मेंस कुछ सेक्टर में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अरुण जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल जी, काफी स्टॉक्स पे हमने बात की, काफी चीजों पे लेवल्स पे डिस्कस हुए हैं। तो ये सभी स्टॉक्स हो सकता है या कुछ स्टॉक्स मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो, हमने कभी पहले रिकमेंड भी करके रखे हो। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक अभी निवेशित नहीं। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे कार्यक्रमों में शामिल होते रहिए और आने वाले दिनों में आपको थोड़ा और हम परेशान करेंगे, आपकी व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी और बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने समय देने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया है, लेकिन फिर से रिमाइंड कर दें आपको कि कल से मुलाकात होगी दोपहर 2 बजे, नहीं दोपहर 1 बजे। और हाँ, हेलो मनी 9 के अब सिर्फ दिन में एक शो नहीं होगा, बल्कि 2 शो होंगे। बाजार बंद होते ही 3:30 बजे हम पर्सनल फाइनेंस को लेकर के प्रियंका संभव आपके साथ जुड़ेंगी और अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर, चाहे वो म्यूचुअल फंड से जुड़ी बातें हों, चाहे वो इंश्योरेंस से जुड़ी बातें हों, हर रोज़ एक नए, चाहे वो टैक्स को लेकर के बातें हों, आपकी जेब से जुड़े हर मसले को पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हम 3:30 बजे सुलझाएंगे। प्रियंका जी आपके साथ जुड़ेंगी और मैं दोपहर 1 से 2 के बीच में आपके साथ रहूँगा। शेयर बाज़ार से कोई भी जुड़ा सवाल हो, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा सवाल हो, दिल खोल के सवाल भेजते रहिए
और हम आपके प्रश्नों को यहाँ पर अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 छोड़ के कहीं मत जाइए, लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और इस बार का गोल्ड सेंट्रल जरूर देखिए। क्या सोने में अब गिरावट आने वाली है इतनी रिकॉर्ड तेजी के बाद? गोल्ड सेंट्रल देखिए इस कार्यक्रम के बाद। फिलहाल के लिए नमस्कार। हेलो मनी 9।